Hello friends, it's Shikha Dubey here. As we know, we have started our expected question series along with past year questions and of managerial economics और business economics. Managerial economics जो है ये management के unit 1 का part है and business economics is part of unit 3rd of commerce syllabus. Before that, if you are preparing for NTNet commerce, management, HRM, education or economics, you can get enroll for a study material and online classes. Link is given in description box, and for more queries you can call on this number. So moving to our question, this question is taken from past year papers. Emerging market economies are, emerging market economies कौन सी हैं? Your time starts now. Time's up, and here right answer is a part of developing countries. जो हमारे इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमी होती है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी होती है, वो डेवलपिंग कंट्री का पार्ट होती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में जो हमारे मार्केट होते हैं वो इमर्जिंग स्टेज पे रहते हैं. दैट इज नॉट एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डेवलप्ड. वो डेवलप्ड स्टेज में नहीं आते, वो डेवलपिंग स्टेज पे आते हैं. वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसीलिए आप देखते हैं कि when we compare US and India, US is developed country, and India is in developing stage. वो developing stage में है. So India has emerging market economy. India की जो market economy है emerging stage पे है. So people are interested, investors are interested in investing in India. That's why so many FDIs are taken place in India. बहुत सारे FDI आ रहे हैं इंडिया में. इसकी जो rate है वो day by day बढ़ ही रही है. Moving to our second question, the characteristics of monopolistic competition is, जो characteristics है monopolistic competition की वो क्या है? Your time starts now. Time's up, and here right answer is product differentiation. Product differentiation जो है ये characteristics है monopolistic competition का. Monopolistic competition क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो बायर होते हैं वो एक होते हैं. बायर एक होते हैं, लेकिन हमारे जो सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, ये भी सेल कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है, और बायर हमारा सिर्फ एक होता है. यहाँ पे बायर को क्या चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी? अगर सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगा, अलग अलग होगा, तो वही जो सप्लायर होगा वही कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज मेन स्ट्रैटेजी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? एक बायर है और बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब बायर्स लिमिटेड हैं और सेलर्स अनलिमिटेड हैं. तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होगी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी. ये जो टाइप ऑफ कंपटीशन है या फिर टाइप ऑफ मार्केट है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है NTNet वालों का. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आगे के स्लाइड्स में हम और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट which statement is true in reference of oligopolistic market? ये past year paper से लिया गया है. Your time starts now. Time's up, and here right answer is there are only a few firms. See, हमारे मोनोपोलिस्टिक में क्या होता था? हमारे जो सप्लायर्स होते थे, मतलब जो फर्म्स होते थे बहुत सारे होते थे, और हमारा जो कस्टमर होता था वो एक होता था. ठीक है, ये हमारा मोनोपोलिस्टिक वाला स्ट्रक्चर है. जबकि जो हमारा ओलिगोपोलिस्टिक होता है इसमें कुछ फर्म्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, और जो हमारे
कस्टमर्स होते हैं वो तो अनलिमिटेड हैं ही, ठीक है, कस्टमर्स बहुत सारे हैं लेकिन हमारे जो सेलर्स हैं वो लिमिटेड है। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का ये देखिए यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो एंट्री होती है इजी है, रिलेटिवली इजी है, ठीक है। रिलेटिवली इजी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एंट्री जो है वो सबसे इजी होता है प्योर कंपटीशन मार्केट में। तो ओलिगोपोलिस्टिक में भी फ्यू सेलर्स होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी के अंदर में डिओपोली आता है। डिओपोली मतलब सिर्फ दो फर्म होते हैं। इसी के अंदर में हमारा कार्टेल सिस्टम आता है। कार्टेल सिस्टम जिसको बैन कर दिया गया। कार्टेल में क्या होता था, अगर दो कंपनी है दोनों आपस में मिलकर स्ट्रैटेजी बना लेती हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को रेगुलेट करती हैं पूरे मार्केट के, ठीक है। तो ओलिगोपोलिस्टिक में फ्यू सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिफरेंशिएटेड होते हैं। So our right answer is option number 2. Moving to our next question. In which type of market situation competitor offer same type of product or services for the same price with no differentiation? Your time starts now. Time's up and here right answer is perfect competition. Perfect competition का हम देख लेते हैं, चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो ये प्योर कंपटीशन आप देख रहे हैं यही परफेक्ट कंपटीशन को बता रहा है, यही परफेक्ट कंपटीशन है। इसमें बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स भी होते हैं। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ऑलमोस्ट होमोजीनियस होते हैं, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें मिल्क का ही, क्या मिल्क में कोई डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? मिल्क तो वही रहेगा। उसमें बहुत सारे फर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, इसलिए इनका जो प्राइस पे कंट्रोल होता है वो नहीं के बराबर होता है। मतलब इस पे प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सारे पॉइंट से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और इसमें से कोई भी फर्म जो होता है वो उसका कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पे। सारे प्राइस ट्रेकर्स होते हैं, ठीक है। प्राइस को लीड करने वाला कोई नहीं होता है। इसमें जो एंट्री होती है बहुत ही इजी होती है, कोई बैरियर नहीं है। क्योंकि सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मिल्क, ठीक है। यू वांट टू सेल मिल्क, आपको मिल्क सेल करना है, यहाँ पे बैरियर कोई नहीं है। यू जस्ट गो एंड डू सम बेसिक नेसेसिटी को सारा अपना मेंटेन करो, बेसिक प्लांट्स लगाओ और इसके बाद आप मिल्क को प्रोड्यूस क्या करता है, उसमें सिर्फ पैकेजिंग वगैरह के चार्जेस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें करो और यू आर फ्री टू सेल योर मिल्क, ठीक है। आप फ्री हो मार्केट में मिल्क को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होता है। नन प्राइस कंपटीशन, इसमें जो प्राइस का कंपटीशन होता है नन होता है, मतलब सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप दूध के अगर 1 लीटर की पैकेट देखोगे 40 रुपीज़ का अगर मिल रहा है तो 40 कहीं है कहीं 45 है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 1-2-3 रुपए का डिफरेंस होता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो गए, वीट, सोयाबीन, कॉर्न, या फिर स्टॉक मार्केट का आप एग्जांपल ले लो। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर जो किसी एक आप शेयर्स की बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर सेम कंपनी के आप शेयर देख रहे हो, सेम टाइप ऑफ शेयर देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और मोस्टली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा अप्लाई होता है, ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन होता है। एंड जैसा हम जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इससे पहले के क्वेश्चन में था, इसको भी मैं डिटेल में बता देती हूँ। उसमें बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंशिएटेड होते हैं, ओके। इसमें जो एंट्री होता है वो रिलेटिवली इजी होता है, मतलब बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मोनोपोली है या फिर
ओलिगोपोली है, इसमें बहुत जो एंट्री होता है बहुत टफ होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक में इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, पब्स हो गए, रिटेल ट्रेड हो गए। ओके, ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में जो हमारे फर्म्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मतलब एक या दो, एक दो से मतलब एक से ज्यादा और बहुत सारे से कम। ठीक है, दो तीन है, चार पांच है, तो आप ओलिगोपोली बोल सकते हो। दो है तो डिओपोली बोलेंगे। ठीक है, और इसमें या तो आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे स्टैंडर्डाइज्ड होंगे या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस कंपटीशन को फेस करती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन होता है ओलिगोपोली का होता है। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है। ठीक है, एक सेलर है तो पूरे प्राइस का कंट्रोल है। ठीक है, कोई भी उस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए जो एंट्री होती है वो ब्लॉक्ड होती है। ठीक है, प्राइस पे बहुत सारा कंट्रोल होता है, जैसे कि लोकल पब्लिक यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नेचुरल गैस हो गया, वाटर हो गया, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में जितनी भी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नेचुरल गैस हो गई, या फिर आप बहुत सारे, अगर रेलवेज का भी आप एग्जांपल लो, दैट इज अर्लियर इट वाज टोटली इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हैंड पूरे गवर्नमेंट के हैंड में था, अभी प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि जो पावर है वो सिंगल हैंडेड है। इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। मूविंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो था ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर, क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, इन विच टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन देयर इज ओनली वन सेलर एंड मेनी बायर, सिर्फ एक सेलर है, बहुत सारे बायर हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो चार्ट देखने के बाद आपको इसका आंसर दे देना चाहिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा उस चार्ट को तो। योर टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज मोनोपोली। मोनोपोली में हम जानते हैं, मोनोपोली वाला चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे मोनोपोली में एक सिर्फ सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं यूनिक होते हैं, उनका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। सो इट इज एडवांटेज फॉर दैट मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट कि वो कितना भी प्राइस आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के रेफरेंस से इट इज नॉट गुड, बट जो हमारे सेलर है उसके रेफरेंस से बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट है मोनोपोली वाली। मूविंग टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, सप्लाई कर्व स्लोप बैकवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन, हमारा सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट करता है कब, ये पास्ट ईयर पेपर से लिया गया है। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up and here right answer is less quantity is supplied at high price। सी हमारा जो सप्लाई कर्व होता है ये भी डिमांड कर्व जैसा ही होता है। ठीक है, ये प्राइस है हमारा, ये क्वांटिटी है। तो जो डिमांड कर्व है, क्योंकि जो हमारे सप्लाई और डिमांड होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड होता है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ये लॉ है। ठीक है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है सेम वही तरीके से सप्लाई कर्व भी फॉर्म होता है। तो हमारा सप्लाई कर्व बैकवर्ड कब शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड मतलब लेफ्ट साइड कब शिफ्ट कर रहा है, तो कब होगा ये, अगर हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो जाए हाई प्राइस पे, मतलब प्राइस हाई है, इसमें हम देख रहे हैं पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, सपोज x क्वांटिटी हो रही थी, अब x माइनस टी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो कम हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेस क्वांटिटी अगर सप्लाई होगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मूविंग टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज सी। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। ये डिमांड एस्टिमेशन मेथड क्या होता है,
जिससे हम डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, ऑन फ्यूचर कंज्यूमर बिहेवियर। ये हम अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम अपने डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर फ्यूचर में कैसा होगा, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, और दैट रिजल्ट्स टू कि हमारी सेल कितनी होगी, वो हमारी सेल को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिमांड को प्रिडिक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज सर्वे मेथड। सर्वे हम किसका करेंगे? जो लोग हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी कंज्यूमर है, उन्हीं का हम सर्वे करेंगे। तो कंज्यूमर इंटरव्यू, सर्वे एंड फोकस ग्रुप मीटिंग आर ग्रॉस रूट मीटिंग ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड. The method operates under the idea that consumers know themselves best and that interacting with consumer directly is the best way to estimate future product demand. फ्यूचर के प्रोडक्ट का डिमांड एस्टिमेट करने के लिए ये बेस्ट वे माना जाता है, क्योंकि नो वन नोज बेटर देन कंज्यूमर अबाउट योर प्रोडक्ट, ओके राइट। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके कंज्यूमर से बेटर कोई नहीं जानता, इसलिए उनका इंटरव्यू करना एक अच्छा तरीका माना गया है डिमांड को एस्टिमेट करने का। ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड, ये हमेशा सही नहीं होता, बिकॉज समटाइम यू फील एंड समटाइम कंज्यूमर फील सो डिप्रेस्ड, या फिर डिप्रेस्ड होता है, या फिर वो अपने आंसर्स को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो आप उनके साथ सामने बैठे हो, या फिर उस टाइम पे अगर उनका मूड अच्छा है, दे माइट गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को लाइक ना कर रहे हो और फ्यूचर में वो उसको लाइक ना करें, परचेज ना करें। जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, उनका अगर मूड नहीं ठीक है उस टाइम पे, या फिर ड्यू टू एनी फैक्टर ऐसा भी होता है कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो निगेटिव आता है, बट इन फ्यूचर दे लाइक योर प्रोडक्ट प्रीटी मच। सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड एस्टिमेशन मेथड इज मार्केट स्टडी मेथड। मार्केट स्टडी मेथड क्या कहता है? द प्रोसेस स्टार्ट बाय सेटिंग अ कांस्टेंट सच एज प्राइस एंड वेरिएबल सच एज साइज और कलर, ठीक है। आप पहले तो प्राइस को सेट कर दे रहे हो, ठीक है, प्राइस जो है हमारा फिक्स हम कर दे रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे कि साइज हो गया, कलर हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट लाएंगे जिनका प्राइस सेम हो, जिनका लेकिन डिफरेंट हो साइज में, कलर में, प्राइस में, और उसके बाद स्टडी करते हैं कि हम कंज्यूमर जो हमारा या फिर मार्केट जो है वो कैसा रिएक्ट कर रही है हर प्रोडक्ट के लिए। उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा, अगर हमारा प्राइस सेम है तो इन सारे वेरिएबल फैक्टर्स में से किसका इम्पोर्टेंस उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें, इंडियन पीपल्स आर प्राइस सेंसिटिव, वो प्राइस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे लोग जो अपने प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे कि वो चीप प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करें। दिस इज वॉट वॉलमार्ट इज डूइंग। वॉलमार्ट भी यही बिजनेस कर रहा है। वॉलमार्ट के जो है लगभग 128 कंट्रीज में वो रन कर रहा है और सक्सेसफुली रन कर रहा है। बट उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसने इंडिया के लिए स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट है बहुत ही चीप कॉस्ट पे लाना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वॉलमार्ट इस टाइम पे सबसे रिच कंपनीज में से एक है। A third type of demand estimation method is regression analysis method. Regression analysis में क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये जैसे बात है, जो regression analysis है स्टैटिस्टिकल वे है एक रिलेशनशिप फाउंड करने का दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स में से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि हम प्राइस हो गया, साइज हो गया, लोकेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो ये वेरिएबल्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट मेथड है। तो हम इनको वेरी करा के, इनको चेंज करके देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे डिमांड एस्टिमेशन मेथड है। तो मूविंग नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि डिमांड एस्टिमेशन मेथड के लिए इसका बताना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। तो कस्टमर इंटरव्यू मेथड या फिर कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में हम मार्केट को स्टिमुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, मार्केट के डिमांड को एनालाइज करते हैं। थर्ड, रिग्रेशन मेथड में हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा का एनालिसिस करते हैं। डी, डिमांड फोरकास्टिंग में क्या करते हैं, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड लगाते हैं कि हम अपने डिमांड की हाँ अपने डिमांड को कैसे बढ़ाना है हमको, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। कभी हम साइज को ज़्यादा करके या फिर क्वांटिटी को ज़्यादा करके देखते हैं कि हमारे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट विथ योर प्रोडक्ट, और उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट उसके टूवर्ड्स कैसा रिएक्ट कर रहा है। Moving to our next question, that is expected question from this topic. Expected, which of the following is our demand estimation method? इसमें से कौन सा demand estimation method है? Your time starts now. Time's up and here right answer is all of the above. इसमें से सारे ही जो है demand estimation method जैसे हमने पढ़ा था कि चाहे consumer सर्वे मेथड हो या मार्केट स्टडी मेथड हो या रिग्रेशन एनालिसिस मेथड हो, सारे ही डिमांड एस्टिमेशन मेथड्स हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। Additional revenue generated by selling an additional unit is called, your time starts now. Time's up and here right answer is marginal revenue. जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे क्या होता है, हमने इससे पहले मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले एमसीक्यू सीरीज में। जब जहाँ मार्जिनल वर्ड ऐड हो गया उसका मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट की वजह से, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट की वजह से जो यूटिलिटी जनरेट हुई इसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट अकर हुआ उसे हमने मार्जिनल कॉस्ट बोल दिया। उसी तरीके से एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके उसको सेल करने पे जो रेवेन्यू हमने गेन किया दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल वर्ड जहाँ ऐड हो जाए आप समझ जाओ कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस की बात की जा रही है, चाहे उसके प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है तो कॉस्ट अकर होगा, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर प्रॉफिट की बात की जा रही है तो एक एडिशनल यूनिट से मार्जिनल रेवेन्यू होगा। अगर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात कर जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, to maximize profit, a firm should continue to increase production of a good until, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म को किस स्टेज तक अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन आया भी है और एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि आगे भी आ सकता है। टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, इस स्टेज पे हमको अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। इसके बाद अगर हम करते हैं तो हमारा लॉस में चला जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट अकर हो रही है वो अगर प्रॉफिट के इक्वल आ जाए, कि उस एडिशनल यूनिट से जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके इक्वल हो जाए, तो वहां तक ही हमको प्रोडक्शन करना है। उसके बाद अगर हम अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में जाने लगेगा, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर एनी बिजनेस। That's all for today guys. Thank you for watching, and if you have any query you feel free to ask. Have a good day ahead.